नमस्कार साथियों, मैं पॉपिन बात कर रहा हूँ नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल के लिए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हो गई है 24 तारीख। आज राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत मैं नया विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज दिन शुक्रवार है। आज का दिन आपका मंगलमय हो और आप क्लास को ध्यानपूर्वक सुने। आपके लिए यह क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। सर्वप्रथम मैं कल अविनाश भाई के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित करूंगा। अविनाश भाई ने कुछ हद तक सही कहा। भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था वाम मोर्चा की सरकार को 1989 में, जो कि वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी थी, गठबंधन की सरकार। इसके अतिरिक्त आपातकाल 25 जून 1975 को ही लागू किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। 12 जून को हाई कोर्ट का फैसला आया था। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह राम मनोहर लोहिया और मुजफ्फर अहमद खान आदि के नेतृत्व में बनी थी, जो कि 1924 में अस्तित्व में आई और भारतीय समाजवादी पार्टी के नाम से जानी गई। लेकिन कुछ समय बाद यह अपना अस्तित्व खो चुकी थी आज़ादी के बाद। इसके बाद मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई। मैंने उस वाली समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात नहीं की थी। तो चलिए साथियों, अब फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में एक दल का प्रभुत्व, या फिर भारतीय राजनीति में एक दल के प्रभुत्व का दौर कब से कब तक शुरू होता है, कैसे यह चलता है, किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। साथियों, जैसा कि हम लोग देखते हैं, भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरे शब्दों में आप लोग कहें तो स्वतंत्र भारत में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति में एक दल के प्रभुत्व को हम दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण आज़ादी के बाद हुए चुनाव से लेकर के 1989 तक का है। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं दूसरा भी चरण प्रारंभ होता है, जो कि एक दल के प्रभुत्व वाला ही राजनीतिक व्यवस्था का चरण है, जो कि 2014 से वर्तमान समय तक है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको ले चलते हैं उस समय जब हमारे राष्ट्र के लिए आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी, CR दास या आदि के नेतृत्व में अनेक राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। साथ ही साथ WC बनर्जी, AO ह्यूम के नेतृत्व में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अस्तित्व में आई। अंग्रेजों का मानना था कि क्रांतिकारियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और भारत में लंबे समय तक शासन स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अंग्रेजों से विमुख होती चली गई। कांग्रेस के नेताओं के मंसूबे पूरे न होते देख कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत छेड़ दी। दबे मुंह कांग्रेस राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय अस्मिता एवं राष्ट्रवाद व शासन और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की तरफदारी करने लगी। लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ जब आया भारतीय राजनीति में और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उस समय बढ़ गई जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर बंगाल के एकीकरण के लिए पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया और मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उस समय के कांग्रेस के नेता लाल बाल पाल इस आंदोलन के सूत्रधार थे। मजबूरीवश कांग्रेस की इस मांग पर कि बंगाल का पुनः एकीकरण किया जाए, कांग्रेस का पुनर्एकीकरण हो गया। क्षमा चाहता हूँ, बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ और बंगाल विभाजन खारिज कर दिया गया। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले और श्री राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी एवं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में, साथ ही साथ कांग्रेस के नेतृत्व, नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने और तेजी के साथ आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। अनेक ऐसे शक्तिशाली एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में
चलाए गए, चाहे 1919 का असहयोग आंदोलन हो और 1930 का सविनय अवज्ञा या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी आंदोलनों ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक या पाटा यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट टेरिटरी या फिर वर्तमान का पंजाब, सिंध आदि में कांग्रेस को अत्यधिक लोकप्रिय कर दिया। ऐसा कोई भी भारतीय जनमानस नहीं था, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, जिसने कि कांग्रेस के विषय में ना सुना हो, वह थोड़ा बहुत कांग्रेस के विषय में ना जानता हो। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष कांग्रेस के काम और नाम से परिचित था। ऐसे में महात्मा गांधी ने कहा भी था कि यदि कांग्रेस राजनीतिक दल न होकर के एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में अपने आप को काबिज करे तो भारतीय राजनीति में इससे अच्छा शुभ अवसर और कोई नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के तात्कालिक नेता इस बात को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस को राजनीति में ले गए, अर्थात कांग्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से या सीधी राजनीति करने का फैसला कर लिया। मित्रों, आपको पता ही है प्रथम चुनाव जो राष्ट्र में हुआ 1937 में, उसमें भी कांग्रेस को बहुत हद तक भारतीय प्रांतों में और केंद्रीय स्तर पर सरकार बनाने में मदद मिली और उसे अत्यधिक सीट मिली, यानी कि कुल मिलाकर के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर के उभरी। लेकिन अंतरिम सरकार का नेतृत्व भी कांग्रेस के हाथों में ही सौंपा गया। जैसे ही भारत में पहला लोकतांत्रिक सार्वभौमिक मताधिकार के साथ में चुनाव हुआ 1952 में, यह चुनाव भारतीय इतिहास का प्रथम चुनाव था। विश्व देख रहा था कि किस प्रकार से केवल 17.2% पढ़े लिखे लोग सार्वभौम मताधिकार के साथ अपने राष्ट्र के लिए सरकार चुन रहे हैं। अतः इस राष्ट्र के निरक्षर लोगों ने भी जो सूझबूझ भरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचय दिया, अतः कांग्रेस के नाम और काम पर वोट दिया, वह अपने आप में कोई आश्चर्यजनक नहीं था। क्योंकि मित्रों, आपको पता ही है कांग्रेस को स्वतंत्रता की विरासत हासिल थी, आज़ादी के आंदोलन की विरासत हासिल थी। अनेक राजनीतिक दल जो उस समय विद्यमान थे, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, राम मनोहर लोहिया और मुजफ्फर आलम वाली, या फिर भारतीय जनसंघ हो, हिंदू महासभा हो या कांग्रेस पार्टी हो आदि, उस समय चुनाव में भाग ले रही थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। 1952 के चुनाव में संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस को पंडित नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कांग्रेस में उस समय कांग्रेस नेहरूवादी कांग्रेस थी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारी नेतृत्व कांग्रेस को एक के बाद एक विजय दिला रहा था। 1952 से 1957 तक 57 के चुनाव में पुनः कांग्रेस उसी लोकप्रियता के साथ जीती। वहीं 1962 का चुनाव भी कांग्रेस ने बड़ी ही सहजता और सुलभता से जीत लिया। इसके बाद साथियों 1967 का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस की लोकप्रियता में मामूली गिरावट आई, क्योंकि उस समय विपक्ष उतना मजबूत नहीं था। लेकिन राजकीय स्तर पर, अर्थात ऐसे अनेक राज्य थे जिनमें कांग्रेस सरकार खो बैठी। इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ऐसा नारा लगाया जाने लगा, आप पंजाब से बंगाल चले जाइए, आपको किसी कांग्रेसी शासित राज्य से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपितु राजकीय स्तर पर कांग्रेस को चुनौती मिलनी प्रारंभ हो गई। लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति का यह एक दलीय प्रभुत्व वाला ही चरण चल रहा था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त फिर से हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और इंदिरा गांधी का नेतृत्व और अत्यधिक चमत्कारी हो गया। इसी का फायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल राष्ट्र पर थोप दिया 1975 25 जून को। 1977 में पुनः चुनाव हुए। हालांकि इंदिरा गांधी यह चुनाव हार गई, कांग्रेस यह चुनाव हार गई, गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन वह सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई। पुनः 1980 में चुनाव हुए और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ फिर से आ गई। वह जो कांग्रेस का पुराना मकाम भारतीय राजनीति में था,
उसने पुनः प्राप्त कर लिया। 1984 के चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी जीत एवं सबसे अधिक सीटें इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूतिवश राजीव गांधी लेकर के आए। लेकिन 1989 में भारतीय राजनीति का गठबंधनीय राजनीति के रूप में उदय होता है। यह लगभग 2.5 दशक तक चलता है। पुनः 1914 में भारतीय राजनीति एक दल के बहुमत या प्रभुत्व की ओर बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता है एवं भारतीय राजनीति में भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक दल का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। इसी की पुनरावृत्ति और इससे कुछ और थोड़ी लोकप्रियता के साथ पुनः 2019 में भाजपा चुन करके आती है और एक दल का प्रभुत्व लगातार बरकरार रहता है। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक दल का प्रभुत्व यदि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में होता है तो वह एक प्रकार से उस राष्ट्र के नागरिकों के लिए खतरे की घंटी होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कांग्रेस अपने पूरे चरम उत्कर्ष एवं लोकप्रियता पर थी 1952 से लेकर के 77 और 80 से 89, यह वह दौर था जब विपक्ष नाम मात्र का था, अतः बेहद कमजोर विपक्ष था, उसकी आसानी के साथ अवहेलना की जा सकती थी। इंदिरा गांधी ने अनेक ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उस पर आरोप लगाए गए। या फिर नेहरू की बात करें तो पाकिस्तान भारत युद्ध हो या फिर चीन भारत, विशेष रूप से चीन भारत के युद्ध की बात करें हम तो वह युद्ध था जिसमें कि नेहरू ने एक तरफा फैसला लेते हुए मानसरोवर और तिब्बत का समर्पण चाइना के सामने कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने भारत की भूमि पर जो चीन ने कब्जा किया उसे भी स्वीकार कर लिया और अपनी मर्जी से ही गोला बारूद आदि कारखाने बंद कर दिए, जिसकी वजह से हमारी सेना बहुत अधिक कमजोर हो गई। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने जनता के मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का गला घोंटते हुए राष्ट्र पर आपातकाल थोप दिया। इसके अलावा चाहे सिख नरसंहार हो आदि ऐसी घटनाएं भारतीय इतिहास की रही जो कि एक क्रूर एवं तानाशाही शासन का प्रतीक बनकर उभरी। यानी कि हम देखते हैं 2014 के बाद की सरकार को भी जीएसटी हो, सीएए हो या फिर नोटबंदी हो या SC ST आरक्षण आदि ऐसे विषय सरकार ने उठाए और उन पर कानून बनाए जो कि जन भावनाओं के विरुद्ध थे। हालांकि राष्ट्र हित में थे लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जन भावनाओं को कुचला गया। ऐसे में जब हम लोग ओवरऑल समीक्षा करते हैं, पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक दल के प्रभुत्व वाली सरकार जनसाधारण के लिए हानिकारक होती है। यदि हम उसे राष्ट्र की दृष्टि में देखें तो राष्ट्र के लिए एक दल के प्रभुत्व वाली सरकार, चाहे वह मोदी जी के नेतृत्व में रही हो, नेहरू जी की रही हो या फिर इंदिरा गांधी जी की, इसमें अनेक ऐसे सुधार हुए। या फिर जैसे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्धारण हो, राष्ट्र में भूमि सुधार आंदोलन हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, प्रिवी पर्स हो या फिर सिक्किम का भारत संघ में विलय हो। साथ ही साथ GST और CAA जैसे मजबूत कानून, राम मंदिर का फैसला हो या जो हमेशा से भारतीय राजनीति में विवाद एवं सांप्रदायिक दंगों का कारण बनता था, या कश्मीर से धारा 370 और 35A, ये सब एक दल के प्रभुत्व वाली मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार ही कर सकती है। गठबंधन की सरकार कभी नहीं कर सकती। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी सीधे चेतावनी दी और रुपए का अवमूल्यन करने से भी मना कर दिया था। साथ ही साथ सिक्किम के मामले पर वह चीन के सामने नहीं झुकी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का विभाजन करा करके नव स्वतंत्र देश बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पर लेकर के आई। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि ऐसे कार्य रहे। या विश्व में भारत की छवि नरेंद्र मोदी जी और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो उभर करके आई, वह अपने आप में अभूतपूर्व है।
साथियों, मुझे लगता है कि आपके लिए यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण, रोमांचक एवं जानकारीपूर्ण होगा। आप हमारी वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अनेक साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।